नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 44। पूरा सेट आप लोग अच्छे से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेट आप लोग को पूरे अच्छे से देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेट। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और प्रश्न है वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था जे.आर. हिक्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, जे.आर. हिक्स के द्वारा। वहीं बात करें जेम्स किन्स की, तो जेम्स किन्स ने रोजगार सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? रोजगार सिद्धांत दिया था। बात कर लेते हैं जे.बी. से, तो से का बाजार नियम बहुत फेमस है। से का बाजार नियम, से ने बाजार नियम दिया था। इनका बाजार नियम क्या था? तो पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, ये से का बाजार नियम था। वहीं बात करते हैं मिन्हाज की, तो इनकी एक फेमस पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? प्लानिंग एंड द पुअर। प्लानिंग एंड पुअर इनकी फेमस पुस्तक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो कीमत प्रक्रिया किसकी विशेषता है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसमें जो है इसका जो स्वामित्व होता है वह क्या होता है? निजी होता है, सरकार के हाथ में नहीं होता है। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें उत्पादन के सभी जो कारक होते हैं वह सरकार के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? सरकार के अधीन। जबकि पूंजीवाद में पर्सनल किसी व्यक्ति के अधीन होता है। वहीं मिश्रित की बात करें, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें जो है उत्पादन के सभी कारक निजी और सार्वजनिक दोनों के हाथ में होता है, यानी मिश्रित होता है। अच्छा, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। उत्पादन के कितने कारक हैं? 4 कारक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वो 4 कारक कौन कौन से होते हैं? पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी। ये उत्पादन के 4 कारक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा। जब बैंक दर वृद्धि करेगी आरबीआई, तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो उसका प्रभाव होगा मुद्रा की आपूर्ति या तरलता में कमी आएगी और बैंकों की खास सृजन क्षमता में कमी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी आरबीआई बैंक दर में वृद्धि करता है तो क्या होता है? मुद्रा की तरलता में कमी होती है और बैंकों की खास सृजन क्षमता में भी कमी होती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। तो चैलेंजर गर्त का संबंध प्रशांत महासागर में। किस महासागर से? प्रशांत महासागर से। हम लोग जानते हैं सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त। ये भी प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। अच्छा, आप लोग बताएं, हिंद महासागर का गर्त सुंडा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। वहीं बात करें अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसका जो गर्त है उसका नाम है प्यूर्टो रिको गर्त। किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। चलिए दोस्तों, देखते अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो सर्वाधिक हीरा विंध्य विंध्य श्रेणी के चट्टानों में हीरे पाए जाते हैं। विंध्य श्रेणी के चट्टानों में, इसी में भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है। किसमें? विंध्य श्रेणी के चट्टानों में। वहीं बात करें धरवार चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? सोना पाए जाते हैं। और बहुमूल्य जितने भी खनिज पदार्थ हैं, मैग्नीज, लोहा, आयरन, ये सारे धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सा क्रम में? धारवाड़ क्रम के चट्टानों में। अच्छा, कोयला किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में कोयले पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है वरना तथा मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो वरना और मूसी ये कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी। कृष्णा की और प्रमुख सहायक नदियां हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। तो कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सारे कृष्णा की सहायक नदियां। कृष्णा का उद्गम जो है महाबलेश्वर के पास है। वहीं बात करें कावेरी की बात करें तो कावेरी की सहायक नदी है हेमावती, कबानी, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी। और कावेरी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। वहीं बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हिरन, बरना, तवा, दूधी, ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अच्छा, ताप्ती की एक फेमस सहायक नदी है, कौन? तो पूर्णा। और इसकी सहायक नदियां गिरना भी ताप्ती की सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न है सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो ये ट्रांस हिमालय के भाग है। ऑप्शन नंबर बी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का। हिमालय को हम लोग भौतिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? तो 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भाग। ट्रांस हिमालय, उसके बाद यानी सबसे उस पार ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, और सबसे शुरू में यानी पाद प्रदेश शिवालिक हिमालय, काराकोरम श्रेणी और सियाचिन ग्लेशियर ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। बृहद हिमालय में जितनी सारी ऊंची चोटियां हो, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, नामचा बर्मा हो, धौलाधर हो या नंगा पर्वत हो, ये सारे किस में आते हैं? वृहद हिमालय में आते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है। वहीं लघु हिमालय तो जितने भी घूमने वाले प्लेस हो, और कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, या हम लोग मनाली, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए। और ये किस नदी पर है? ये इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। वहीं आप लोग बताएं भारत का सबसे ऊंचा परिस्थित जलप्रपात, सबसे ऊंचाई परिस्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात वह है कुंजीकल जलप्रपात। यह किस नदी पर है? यह वराही नदी पर है। कौन सी नदी पर है? वराही नदी पर है। ये कर्नाटका में है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, आप लोग बताएं जोग जलप्रपात यह किस नदी पर है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं? यह शरावती नदी पर है। यह कर्नाटक में है। वहीं बात कर लेते हैं दूध सागर जलप्रपात, यह मांडवी नदी पर है और यह गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। अच्छा, आप लोग बताएं चुलिया जलप्रपात यह चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। अच्छा, आप लोग बताएं हुंड्रू जलप्रपात यह किस नदी पर है? यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। यह झारखंड में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल यह किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर बी किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। वहीं बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में और फेमस मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया, उसके बाद गिब्सन मरुस्थल और उसके बाद सिम्पसन मरुस्थल। ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। वहीं आप लोग बताएं दस्ते लूट मरुस्थल, बहुत बार एग्जाम में आया है। दस्ते लूट मरुस्थल यह पूर्वी ईरान में है। वहीं बात कर लेते हैं काराकुम मरुस्थल यह किस देश में है? यह काराकुम
तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है। अच्छा आप लोग बताएं, सोनोरेन मरुस्थल, सोनोरेन मरुस्थल यह किस देश में है? यह अमेरिका और मैक्सिको में फैला हुआ है, अमेरिका और मैक्सिको में फैला हुआ है। अच्छा आप लोग बताएं, सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कितने देशों में तक फैला हुआ है? तो 11 देशों की सीमा टच करता है। कौन? सहारा मरुस्थल। वह 11 देश कौन कौन से हैं? तो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को। अच्छा गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया और चीन। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन। टकला मकान यह चीन में है, टकला मकान मरुस्थल यह चीन में है। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल यह कहाँ है? अटाकामा मरुस्थल, तो अटाकामा मरुस्थल हम लोग जानते हैं चिली में है। कहाँ है? चिली में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। वह 4 भाग कौन कौन है? तो उत्तर जलोढ़ मैदान, उत्तर जलोढ़ मैदान, उसके बाद उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, उसके बाद दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। ये 4 भागों में बिहार के कृषि जलवायु को बांटा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? बहुत बार हम लोगों ने देखा है। तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा बताएं आप लोग, सबसे अधिक लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सबसे कम की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी का। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई बने, मोरारजी देसाई बने। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी बने। कौन बने? राजीव गांधी बने। वहीं बात करें पद ग्रहण करते समय, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय कोई भी सदन का सदस्य नहीं था। वे कौन प्रधानमंत्री थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। अच्छा आप लोग बताएं, ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा में चरण नहीं रखा, तो कौन नहीं रखे थे? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अच्छा ऐसा प्रधानमंत्री जो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके, तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी का दास्ता की संज्ञा दिया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 को नेहरू जी ने क्या कहा था? गुलामी की दास्ता, गुलामी की दास्ता या गुलामी का अधिकार पत्र। और क्या कहा था? तो एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। वहीं बात करें भारत शासन अधिनियम 1935, तो यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची था। कितना अनुसूची था? 10 अनुसूची था। इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इसी भारत शासन अधिनियम की देन है। वहीं भारत परिषद का अंत किया गया था, भारत परिषद का अंत किया गया था। चलिए प्रश्न है संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह था हाथी। क्या था? हाथी प्रतीक चिन्ह था। वहीं बात करें संविधान सभा, तो संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में किया गया था। कुल 389 जो सीट था उसमें से चुनाव किस पर कितना पर हुआ था? तो चुनाव हुआ था 296 सीट पर,
296 सीट में कांग्रेस ने 208 सीट, कांग्रेस ने 208 सीट और मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर विजय हासिल किया था। वहीं अन्य और स्वतंत्र दल ने 15 सीटों पर जीत हासिल किया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुआ था। पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद ने किया था और दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एग्जाम में प्रश्न आते हैं, संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। कितना था अनुसूचित जनजाति की संख्या? 33 थी। महिला की संख्या कितनी थी? तो 15। महिला सदस्य कितने थे? 15 महिला सदस्य थे। अच्छा, इसमें मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उसका नाम क्या था? तो मुस्लिम महिला जो थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वन जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वन जीव का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हम लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे संविधान में जोड़ा गया था। भाग 4 का क में, भाग 4 का क में अनुच्छेद 51 का क में, अनुच्छेद 51 का क में जोड़ा गया था। अभी मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कितना है? 11 है। इसी के तहत जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन का जो है निर्देश दिया गया है। किसमें? मौलिक कर्तव्य में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। तो भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है? तो बताएं आप लोग, किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में है। अच्छा, अनुच्छेद 54 में क्या है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 53 में है कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में। अच्छा, आप लोग बताएं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने प्रस्तावक चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। अच्छा, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और निर्वाचित भी हो सकता है। वहीं बात करें, आप लोग बताएं सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे कब से कब तक थे? तो वो जो है 26/1/50 से 26/1/50 से 13/5/1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो यह किस अनुच्छेद में है? तो हम लोग जानते हैं यह किस अनुच्छेद में है। यह अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 में है। वहीं बात करें अनुच्छेद 36 की, अनुच्छेद 36 में क्या चीज़ का बना? तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 में क्या है? तो अनुच्छेद 38 में हम लोग जानते हैं राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा तथा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। यह किस में चर्चा है? यह अनुच्छेद 38 में चर्चा है। अनुच्छेद 42 की बात करें, अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता ये एग्जाम में आता है। प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में?
अनुच्छेद 42 में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। हम लोग जानते हैं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, सिंघवी समिति के सिफारिश पर। अच्छा आप लोग बताएं, ये पंचायतों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, वह किस तिथि से, वह कब से गणना की जाती है? तो ग्राम सभा की जो पहली बैठक होती है, पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष इसकी गणना की जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव यह किस समिति ने दिया था? तो यह दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। अच्छा आप लोग बताएं, बात करें विधि आयोग की, विधि आयोग तो हम लोग जानते हैं मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था 1934 में, 1934 में किया गया था। अच्छा आप लोग बताएं, वर्तमान में विधि आयोग कौन है? विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी है विधि आयोग। अच्छा आप लोग बताएं, ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी हत्या जांच कांड के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। वहीं सरकरिया आयोग, यह केंद्र राज्यों के बीच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और इसका गठन कब हुआ था? 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में किया गया था। वही प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी स्थापना 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1966 में किया गया था, मोरारजी देसाई के देखरेख में, मोरारजी देसाई के देखरेख में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, प्रसिद्ध पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष का संबंध हम लोग जानते हैं बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से है। पन्नालाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया, जो एग्जाम में आता है, हरि प्रसाद चौरसिया, इनका संबंध बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से। शहनाई, तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हमेशा एग्जाम में आता है, बिस्मिल्लाह खां, इनका संबंध शहनाई से है। वहीं शहनाई की बात करें, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां, इनका भी संबंध शहनाई से है। बात करें सरोद वादक की अगर बात करें तो सरोद वादक अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हफीज खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, इनका संबंध सरोद वादक से। तबला की बात करें, जाकिर हुसैन, तबला वादक जाकिर हुसैन और लतीफ़ खां, किशन महाराज, गुदई महाराज, सुखविंदर सिंह, कय्यात खां, इनका संबंध तबला वादक से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। 1965 में बीएसएफ की स्थापना किया गया था। किसका स्थापना किया था? बीएसएफ की स्थापना किया था। 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना किया गया था। किसका स्थापना किया गया था? सीआईएसएफ की स्थापना किया था। तो आप लोग बताएं, असम राइफल की स्थापना कब किया गया था? 1835 में, और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। कहाँ है? शिलोंग में है। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में किया गया, 1939 में किया गया। और वहीं बात करें आईटीबीपी, इसकी स्थापना कब हुआ? 1962 में। और कोस्ट गार्ड इसकी स्थापना 1978 में किया गया, 1978 में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 1990 में एचटीएमएल का आविष्कार किसने किया था? तो एचटीएमएल का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने एचटीएमएल का आविष्कार किया था। अच्छा आप लोग बताएं, गूगल सर्च इंजन का आविष्कार किसने किया था? गूगल सर्च इंजन का आविष्कार किसने किया था? सरगई ब्रिन और लेरी पेज ने।
और लेरी पेज ने गूगल सर्च इंजन का आविष्कार किया था। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अच्छा, पहला सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया था? विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर सेमर क्रे ने विकसित किया था। किसने किया था? सेमर क्रे ने। वहीं भारत की बात करें तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम था परम। क्या नाम था? परम नाम। इसको किसने विकसित किया था? विजय पी भटकर ने। विजय पी भटकर ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद। किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 तो स्थायी सदस्य और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। वहीं बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हम लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 1945 को किया गया था। वर्तमान में 193 देश है। सबसे अंतिम में शामिल देश है दक्षिणी सूडान। कौन सा देश? दक्षिणी सूडान है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग है। इसके 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसके 6 प्रमुख अंग हैं। महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। विश्व की लघु संसद कहा जाता है, जबकि सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। किनके द्वारा कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है? तो नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा। इससे जो क्वेश्चन आते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नंदी वर्मन और नरसिंह वर्मन अलग है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। वहीं बात करें कांची का कैलाश मंदिर, कांची का जो कैलाश मंदिर है, कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। वहीं एलोरा का कैलाश मंदिर, 2 कैलाश मंदिर है, कांची का एक एलोरा का। तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था एलोरा का कैलाश मंदिर? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वही बात करें तंजौर का विदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 7 भागों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर सी, 7 भाग में। ये 7 भाग कौन कौन थे? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। इस 7 भागों में समाज को बांटा गया था। मेगास्थनीज की बात करें तो वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया और पाटलिपुत्र के बारे में इन्होंने कहा है, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1887 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1887 में बेलूर मठ। वहीं 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। इन्होंने
1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और इन्हें बस 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था और जैसे ही इन्होंने अपना भाषण स्टार्ट किया और स्टार्ट क्या किया था कि हमारे भाइयों एवं बहनों, हमारे भाइयों एवं बहनों, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया था 1887 में। ऑप्शन नंबर सी 1887 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इन्हें बोलने के लिए मात्र 2 मिनट का समय दिया गया था और इन्होंने जैसे ही अपना भाषण स्टार्ट किया, अमेरिका के भाइयों बहनों के साथ शुरू किया था। तालियों की गिड़गिड़ाहट से पूरा जो हॉल गूंज उठा था और आप लोग जानते हैं इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1872 में। 1872 में अंतरजातीय विवाह से संबंधित कानून था। कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ जिसमें विधवा को विवाह की अनुमति दिया गया था। ये 1856 में बनाया गया था कानून। वहीं बात करें इरविन के समय, इरविन के समय शारदा एक्ट पारित हुआ था। शारदा एक्ट पारित हुआ था 1930 ईस्वी में। लड़की की न्यूनतम शादी का उम्र 14 वर्ष रखा गया था और लड़कों की 18 वर्ष, लड़कों का 18 वर्ष। वहीं बात कर लेते हैं दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन एलन ब्रो ने किया था। किसने किया था? एलन ब्रो ने किया था 1843 ईस्वी में। वहीं सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम वेंटी के द्वारा 1829 ईस्वी में। अच्छा, शिशु वध प्रतिबंध ये किनके समय में? ये वेलेजली के समय। किनके समय में? वेलेजली के समय में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किनका था? तो यह कथन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का था। किनका था? जवाहरलाल नेहरू जी का था। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पूर्ण स्वराज आराम हराम है का नारा दिया था। पूर्ण स्वराज और आराम हराम का भी नारा किसने दिया था? नेहरू जी ने दिया था। वहीं बात करें भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद और क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती, यह कथन भी भगत सिंह का था। भगत सिंह नहीं, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिया था। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा और जय हिंद, यह किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था। अरविंद घोष, इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? कांग्रेस क्षय रोग से पीड़ित है। कांग्रेस क्षय रोग से पीड़ित है। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए। 4 वंश हुए। कौन कौन? तो उनका क्रम, सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सुलु वंश, उसके बाद तुलु वंश, उसके बाद अराविडु वंश। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? संगम वंश के संस्थापक थे 2 भाई, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना किया। सुलु वंश की बात करें, सुलु वंश की बात करें तो सालुब नरसिंह, सालुब नरसिंह सुलु वंश के संस्थापक थे। सालुब नरसिंह, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तुलु वंश के जो संस्थापक थे वह वीर नरसिंह थे। वह वीर नरसिंह थे, जबकि सालुब के सालुब नरसिंह थे। वहीं बात करें आराविडु, आराविडु वंश के संस्थापक थे तिरुमल। कौन थे? तिरुमल। अच्छा, कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तो तुलु वंश के महान शासक थे केडीआर। कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तुलु वंश से थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में
किसका मिलान सही नहीं है, देख लेते हैं। फकीर विद्रोह बंगाल से था, सही है। अहोम विद्रोह असम से था, ये भी सही। चुआर विद्रोह झारखंड, ये गलत है। चुआर विद्रोह बंगाल क्षेत्र से संबंधित था। किस क्षेत्र से संबंधित था? बंगाल क्षेत्र से। तेभागा विद्रोह ये बंगाल से, ये भी सही है। अच्छा, फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता थे मजनू शाह। कौन थे? मजनू शाह। अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता थे गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। वहीं बात करें चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह के नेता कौन थे? तो दुर्जन सिंह और रानी शिरोमणि, रानी शिरोमणि चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तेभागा, तेभागा विद्रोह के प्रमुख नेता थे कंपाराम और भवन सिंह। कंपाराम और भवन सिंह तेभागा विद्रोह के प्रमुख नेता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि आरंभ किया था? तो ये गुरु अंगद ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद, जो सिख धर्म के चौथे गुरु थे। उन्होंने गुरुमुखी लिपि आरंभ किया था और लंगर व्यवस्था को स्थायी किया था। लंगर व्यवस्था को स्थायी किया था। गुरु नानक देव, जानते हैं, सिख धर्म के ये संस्थापक थे। उन्होंने लंगर व्यवस्था और लंगर और संगत, संगत मतलब धर्मशाला, इसकी शुरुआत किया था गुरु नानक देव ने। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास की बात करें तो गुरु अमरदास ने विवाह लवन पद्धति शुरुआत किया था। विवाह लवन पद्धति शुरुआत किया था अमरदास ने। अच्छा, अमृतसर जलाशय का निर्माण किसने करवाया? अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। गुरु रामदास ने किया था। अच्छा, आदि ग्रंथ और हरमंदिर साहिब का निर्माण अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने किया था। अच्छा, सिखों को सैन्य संगठन के रूप में किसने विकसित किया था? गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने। चलिए दोस्तों, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? ये प्रकाशित किया था 1990 में। और इससे जुड़े अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक थे, जो पाकिस्तान के थे। अच्छा, मानव विकास सूचकांक में तीन चीज को शामिल करके निकाला जाता है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, ये तीन चीजों से मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। इनको आधार मानकर किया जाता है। वहीं बात करें यूएनडीपी, तो यूएनडीपी इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, आप लोग बताएं, वर्तमान में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 132 है। कितना है? 132 है। ये 2022 के रिपोर्ट, 2022 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द थर्ड पिलर के लेखक हैं हमारे रघुराम जी राजन। ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें विनोद राय, इनकी प्रमुख पुस्तक है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग इन बीसीसीआई। ये किनकी पुस्तक है? ये विनोद राय की पुस्तक है। वहीं बात करें विमल जनान, ये भी भूतपूर्व जो आरबीआई के गवर्नर हैं। तो इनकी प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है? द इंडिया स्टोरी। किनकी पुस्तक है? विमल जनान की। वेंकैया नायडू, इनकी एक पुस्तक है, तमिल में एक पुस्तक है टायरलेस वॉइस, वेंकैया नायडू की एक पुस्तक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण में शामिल है? तो भूमि, पौधे, पशु, ये सारे पर्यावरण में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? तो अल्पास पर्वत, तो यानी इसका विस्तार कौन कौन देश में है? तो इनका विस्तार हम लोग जानते हैं, फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों में इसका विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी। वहीं पिनरीज पर्वत का विस्तार किन देश में है? तो स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस में है। यह इन दो देशों के बीच सीमा का भी निर्धारण करता है, पिनरीज पर्वत। अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? ये जर्मनी में है। किस देश में है? जर्मनी में है। अच्छा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो यह किस देश में है? तो अफ्रीका के तंजानिया में है। किसमें है? तंजानिया में है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है दूध उदाहरण है। तो हम लोग जानते हैं दूध उदाहरण है पायस का। दूध जो है प्राकृतिक पायस का उदाहरण है, प्राकृतिक पायस का उदाहरण है। वहीं कृत्रिम पायस का उदाहरण कृत्रिम पायस का उदाहरण पेंट होता है, पेंट। वहीं अच्छा आप लोग बताएं एरोसोल का उदाहरण, एरोसोल का उदाहरण तो कोहरा और धुआं एरोसोल का उदाहरण होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है एक्वारिजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं HCl और HNO3 इनके मिश्रण से एक्वारिजिया बनाया जाता है। अच्छा, इसमें अनुपात कितना होता है? ये एग्जाम में आया हुआ है। तो HCl सांद्र HCl 3 अनुपात में और HNO3 या 1 अनुपात में मिलाकर एक्वारिजिया बनाया जाता है। इसका उपयोग क्या चीज़ में होता है? सोना और प्लेटिनम को गलाने में इसका उपयोग होता है। वहीं बात करें HNO3 और H2SO4 इसका उपयोग लोहे को जस्तीकरण से पहले साफ करने में किया जाता है। और HCl की बात करें, HCl का उपयोग भोजन को पचाने में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? वाट। वहीं जूल की बात करें, यह कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। न्यूटन मीटर की बात करें, यह सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यह दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक। प्रश्न है किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? तो अगस्त विल्हेम आइचलर को, ऑप्शन नंबर बी, अगस्त विल्हेम आइचलर को। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो हम लोग जानते हैं डायनमो क्या चीज़ में परिवर्तन करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है विद्युत सेल। वहीं बात करें वैद्युत ऊर्जा को यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है विद्युत मोटर। कौन करता है? विद्युत मोटर। अच्छा आप लोग बताएं यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो जैसे सितार हो गए, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। वहीं अगर ट्यूबलाइट की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, जबकि बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा दोनों में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल परिवर्तन करता है। वहीं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर परिवर्तन करता है। वहीं ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन परिवर्तन करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न पर विचार कीजिए, मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस का स्रावन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन,
3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमालेज और लाइपेज। वहीं बात करें लीवर से, लीवर की बात करें तो हम लोग जानते हैं लीवर में जो है पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। वहीं लार ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलते हैं, एक टाइलिन निकलते हैं और एक मोल्टेज निकलते हैं। टाइलिन और मोल्टेज निकलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीव जो है जैविक घटक होते हैं। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटक, जैविक और अजैविक। अजैविक घटक की बात करें तो अजैविक घटक में प्रकाश, मिट्टी, जल, कार्बनिक और अकार्बनिक ये सारे पदार्थ जो है ये सारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। वहीं जैविक घटक की बात करें, जैविक घटक के तो पौधे, जंतु जीव, सूक्ष्म जीव ये जो है जैविक घटक में आते हैं। पौधे जिन्हें स्वपोषी कहा जाता है, जंतु परपोषी और सूक्ष्म जीव मृतपोषी के रूप में जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्धात है यानी कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, उसका पति वर्धात नहीं है यानी उसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इनमें से एक पुत्र और एक पुत्री है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसकी सर्वाधिक संभावना है दोनों संतान कलर ब्लाइंडनेस, दोनों संतानों को कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना बहुत कम है। ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस अधिकतर पुरुषों में होता है। किस में होता है? पुरुषों में होता है। और ये जो है हरा और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता, हरा और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और कलर ब्लाइंडनेस इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो अन्य जीवों से भिन्न है केकड़ा। ऑप्शन नंबर सी, केकड़ा अन्य जीवों से, ये बाकी तीनों से। प्रश्न है, फूल के प्रजनन भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और कार्पस। ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर और कार्पर फूल के प्रजनन का भाग होता है। अच्छा, फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं? फूल के मादा भाग को जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। जयांग के 3 भाग अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये मादा के 3 भाग यानी जयांग के 3 भाग होते हैं। वहीं फूल के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो नर भाग को हम लोग पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। इसी का भाग होता है पुंकेसर, और इसमें भाग होता है परागकोश। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? तो ज्वार यह ग्रेमनी कुल का फसल है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेमनी कुल का। जितने भी अनाज हैं वह किस कुल में आते हैं? ग्रेमनी कुल में आते हैं। गेहूं, मक्का, धान, बांस, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई ये सारे ग्रेमनी कुल में आते हैं। वहीं बात करें सोलेनेसी कुल की बात करें तो इसमें आते हैं आलू, मिर्च, बैगन, धतूरा, टमाटर ये किस में आते हैं? ये सोलेनेसी कुल में आते हैं। वहीं बात करें क्रूसीफेरा कुल, इसमें मूली, शलजम और सरसों, जो एग्जाम में आता है वह सरसों किस कुल में आते हैं? तो क्रूसीफेरा कुल में आते हैं। क्रूसीफेरी कुल में आते हैं। वहीं बात करें लेग्यूमिनोसी कुल तो इसमें कौन आते हैं? तो इसमें बबूल, कत्था, अशोक, कचार, दलहन, जितने दलहन हैं सब इसी कुल में आते हैं।
लेग्यूमिनोसी कुल में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो 38 एटीपी उत्पन्न होते हैं। कितने उत्पन्न होते हैं? 38 एटीपी उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन से होता है, बिल्कुल सही। पपीते का पीला रंग सेलोनिन के कारण, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी। पपीते का पीला रंग केरिकजीथेन के कारण होता है, केरिकजीथीन के कारण होता है। वहीं सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, बिल्कुल सही। मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण, बिल्कुल सही। अच्छा आप लोग बताएं गाजर का नारंगी रंग किसके कारण? तो गाजर का नारंगी रंग केरोटीन के कारण। किसके कारण? केरोटीन के कारण। अच्छा चुकंदर का लाल रंग बीटानीन के कारण। किसके कारण? बीटानीन के कारण। वहीं बात करें हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग किसके कारण? कुरकुमीन के कारण, कुरकुमीन के कारण। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न भी अच्छा है। सत्य फल होता है, तो सत्य फल होता है जिसका निषेचन और विकसित अंडाशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उसे हम लोग सत्य फल कहते हैं। आम, सत्य फल के उदाहरण आम, जामुन, ये सारे सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। और जिसका निषेचन पुष्पासन में होता है, जिसका निषेचन पुष्पासन में होता है, उसे हम लोग असत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। असत्य फल के उदाहरण सेब, अनारस, कटहल, ये सारे जो है असत्य फल होते हैं। अच्छा एक फल होते हैं अनिषेच फल। अनिषेच फल जिसका निषेचन जो है बाहर होता हो, जिसका निषेचन जो है बाहर होता हो और परागन और निषेचन दोनों साथ होता हो। जैसे जिसके फूल उल्टे होते हैं, केला, उनका फूल उल्टा होता है और वो उनका जो है निषेचन परागन एक साथ हो जाता है। अंगूर, ये सारे अनिषेच फल हैं। ये सारे जो है अनिषेच फल हैं। दोस्तों ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग सेट देखेंगे तो आप लोग को महसूस होता होगा कि सेट कितना अच्छा था। आप लोग इसी तरह से पूरा सेट को देखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट को नोट करना है और आप लोग को अलग से सेट लगाइएगा, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो सेट हम लोग रिटेरिया का देख रहे हैं इससे कितने फ़ायदे हो रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।